हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। हमने सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म कर चुके हैं एंड आज हम आ रहे हैं हमारी केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। तो देखिए जी, हमने सॉल्यूशंस का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, साथ ही में दोनों के वन शॉट भी प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम इसी सेम तरीके से सेम पैटर्न में केमिकल काइनेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधा नोट्स के ऊपर लिख के चलते हैं एंड आपके सामने आके केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स। अब ध्यान से समझना बच्चा, केमिकल काइनेटिक्स पहले आपको हमेशा चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, आप क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, आप काइनेटिक टर्म को, ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, काइनेटिक टर्म को जिसको आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बार बार सुनते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक हमेशा किसी चीज की मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वो वर्ड है जो किसी चीज की मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके केमिकल रिएक्शन में मोशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या स्पीड है रिएक्शन की, वो रिएक्शन का नेचर कैसा है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है उस रिएक्शन का, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सब चीजें हमें बताता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच होती है जो कि रिएक्शन से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन देती है। क्लियर है इतनी बात। अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, हम इनको दो में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, दो में बांटते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स दो में बढ़ती हैं। एक होती है आपकी बच्चा एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चा क्या होती है। अगर तो आपकी रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में खत्म हो जा रही है, रिएक्टेंट जो है वो एक ही स्टेप लगा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो होती है बच्चा आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब मैं दो, तीन, चार इतने एलिमेंट्री स्टेप्स को एक साथ मिला के एक रिएक्शन बनाऊं, वो होती है बच्चा आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है वो होगी एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स ले रही है, फिर कह लो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स ले रही है, वो होती है बच्चा आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक चीज समझना बड़ी जरूरी चीज है। देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप्स की जो है ना स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेप जो है वो सेम स्पीड के साथ चलता है, कोई बहुत तेज चलता है, कोई स्टेप बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो आपको ये चीज धीरे धीरे करके समझ आएगी। जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि जो आपका SN1 मैकेनिज्म होता है, ठीक है, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है, उसमें आपके दो स्टेप होते हैं जिसमें एक स्लो है और एक फास्ट है। ठीक है, तो आप ऐसा अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि रिएक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर होने वाले सभी स्टेप्स जो हैं, ठीक है, जो सभी के सभी स्टेप्स हैं उनका स्पीड सेम नहीं होता, उनका स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, कोई स्लो होगा कोई फास्ट होगा। अब इनमें से रिएक्शन का रेट कौन डिटरमाइन करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा, वो होता है आपका स्लो स्टेप। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए बच्चा आपकी साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी साइकिल की फैक्ट्री है, ठीक है, आपको बस सारी चीजें बाहर से लेनी है और असेंबल करनी है, ठीक है, टायर वगैरह, हैंडल, ठीक है, जो रॉड वगैरह होती है वो सब आपको लाके असेंबल करनी है। आपको बच्चा सबसे ज्यादा टाइम लगता है चेन असेंबल करने में, ठीक है, बाकी सभी चीजों से ज्यादा आपको सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा, चेन को असेंबल करने में लगेगा। तो इन दैट केस जो चेन है, ठीक है, आप कितने टाइम में चेन असेंबल करते हो, ये मैटर करता है, ठीक है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप साइकिल कितने टाइम में बना लोगे। ठीक है, इसीलिए जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, वही जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं बच्चा, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इसकी ऐसे यूनिट होती है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे बना ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, मान लीजिए टाइम T1 से लेके T2 के बीच में जितना भी मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ठीक है, मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन में ऐसे समझ लो कि कंसंट्रेशन में जितना चेंज हुआ इस टाइम पीरियड में, T1 से लेके T2 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में
जितना कंसेंट्रेशन का चेंज हुआ वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ गए इतनी बात को कि इतने टाइम पीरियड के अंदर कितना जो है आपका कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा। तो पढ़ते हैं कि इट इज अ चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब T1 से लेके T2 तक। ठीक है, चलिए अब आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जो है इसकी डेफिनेशन से ही बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, कंसेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज। ठीक है, तो देखिए अगर रिएक्शन है ए, मेरा रिएक्टेंट है, उससे मेरा बी बन रहा है, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए जो है, ठीक है, ए की डिसअपियरेंस होगी और बी जो है वो अपीयर करेगा। ठीक है, अब ये चीज भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चा, जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टूटते हैं। ठीक है, एक दूसरे में टक्कर मारते हैं। ठीक है, टूटते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं, फिर जाके आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे करके डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट का धीरे धीरे करके फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से साइन कन्वेंशन को पकड़ते हैं। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ ए, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो किस रेट पे डिसअपियर कर रहा है, कितनी जल्दी डिसअपियर कर रहा है, वो मैंने आपको भी बताया कि कंसेंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम का चेंज। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बट यहाँ पर एक चीज मैंने बोली, ठीक है, एक चीज क्या है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिसअपियरेंस। ठीक है, घट रही है वो चीज, जो चीज घटती है उसके रेट के साथ माइनस आता है, इतना याद रखो। जो चीज घट रही है उसके रेट के साथ माइनस आएगा, और जो चीज बढ़ रही है उसके रेट के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से। ये जो ए है, ये ए बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी जितनी भी होगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कितना रेट है, ठीक है, क्या रेट है, तो वो होगा आपका प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि देखो जो चीज बन रही है, ठीक है, एक चीज जो बन रही है उसके साथ हमेशा रेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो घटने के साथ रेट नेगेटिव, ठीक है, टूटने के साथ रेट नेगेटिव, और बनने के साथ रेट पॉजिटिव। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, अब हमारी नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चा, याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका एवरेज रेट, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कोई सी भी रिएक्शन चल रही है। ठीक है, एक मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चा, कोई भी रिएक्शन चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ, ठीक है, तो रिएक्शन चल रही है टाइम T1 से लेके T2 के बीच में। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि इसके बीच में रिएक्शन में कितना कंसेंट्रेशन चेंज हुआ, ठीक है, इसके बीच में कितना कंसेंट्रेशन में चेंज हुआ, वो होता है आपका एवरेज। ठीक है, मतलब मैं एक टाइम इंटरवल को देख रहा हूँ। ठीक है, इंटरवल समझते हो ना आप। ठीक है, टाइम इंटरवल मतलब एक गैप को देख रहा हूँ। ठीक है, टाइम T1 से लेके T2 के बीच में, जब मैं एक टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को जज करता हूं तो वो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पर अगर बच्चा आपको मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक जस्ट एक ऐसे इंस्टेंट के लिए, ठीक है, एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका कैसे, आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते होगे। ठीक है, अब तक अगर आपने वो मेरे को अच्छे से अब तो पता नहीं है क्या पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, लेकिन तुम एक चीज पढ़ते हो कि चार्जेस का इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि इतने डिस्टेंस पे चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा, इतने डिस्टेंस पे चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो आपका चार्ज एंड फील्ड वाला चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो आप उसमें एक चीज लिखते होगे ना कि अगर ये बड़ा डिस्टेंस x है तो इसको एक शॉर्ट डिस्टेंस dx मान लेते हैं, है ना, ऐसा लिखते हो ना आप, बड़ा डिस्टेंस अगर x है तो इसी का एक शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो dx हो जाएगा। तो उसी से मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बताता हूँ। देखो, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट होता है जब हम किसी जज कर रहे होते हैं किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब जब हम जज कर रहे होते हैं एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए। चलिए, एवरेज रेट का फॉर्मूला देखो जी, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस वाला।
ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है, दैट इज एवरेज रेट, ठीक है। माइनस क्यों है आपको पता चल गया है, ठीक है। रिएक्टेंट है, देखो रिएक्टेंट था, ठीक है, आर से रिएक्टेंट लिखा है, पी से प्रोडक्ट लिखा है। रिएक्टेंट टूटता है इसलिए इसके साथ माइनस आया है, या फिर प्रोडक्ट बनता है इसलिए इसके साथ प्लस आया है, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस पे हम लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टू। यहाँ पर अगेन आर जो है वो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डिसअपियरेंस हो रहा है रिएक्टेंट का, ठीक है। एंड जो पी होता है आपका, ठीक है, ये पी जो है ये पी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है अपीयरेंस फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। जब हम ये डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, एक पूरे इंटरवल के लिए जो चेंज आता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूँ डी की, तो ये हम बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लिखते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एन इंस्टेंट, एक चुटकी जितने टाइम में मैंने मारी उतने टाइम में क्या चेंज हुआ, ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर। चलिए बच्चा, अगली आती है हमारी बात कि रिलेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइशियोमेट्री के बीच में। अब स्टोइशियोमेट्री जिनको नहीं पता, ठीक है, जिन बच्चों के बेसिक्स थोड़े वीक है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोइशियोमेट्रिक नंबर जो होता है वो आपका ये होता है, ठीक है, जो आप रिएक्शन बैलेंस करते टाइम लिखते हो ना साथ में, है ना, दिस इज कॉल्ड स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या लेना देना। आपको बच्चा मैं एक चीज समझाऊं, आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि फॉर्मूला बना कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, दैट इज डेल्टा कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, ठीक है, कितना कंसेंट्रेशन में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल था, मतलब कितना टाइम के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो वही सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे बच्चा, आपके सामने ये रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी, ठीक है। तो ए बी जो है वो आपके रिएक्टेंट है, सी डी जो है वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ध्यान से समझो, जो आपका ए है, ठीक है, जो कैपिटल ए है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंसेंट्रेशन को, स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइशियोमेट्री को। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी ए की डिसअपियरेंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे डी ए बाई डी टी। पर अगर यहाँ पर कोई स्टोशियोमेट्री लगी होती है, स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट लगा होता है, तो उस इन दैट केस आपको जो नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी नंबर होगा, ठीक है, 2 3 4 जो भी नंबर होगा, आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। यानी कि 1/a इंटू डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, साथ में माइनस लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो डिसअपियर हो रहा है। क्लियर। ये बराबर होगा इसकी डिसअपियरेंस के, बी की, ठीक है, बी की डिसअपियरेंस के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -1/b डेल डी बी बाय डी टी, ठीक है, जैसा हमने उसमें किया था कि ए का रेसिप्रोकल कर दिया, इसमें हम बी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। फिर बात आती है कि ये किसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें जो होती है मैं आपको बताता हूँ, ये एक दूसरे के ना बराबर होती है। मैं आपको इसके साथ का एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आ सकता है। सी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो सी क्या है, प्रोडक्ट है, फॉर्म होगा, ठीक है, बनेगा ना प्रोडक्ट। तो ये जो सी है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फॉर्मेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो लिखो क्या रेट बनेगा, +1/c डी सी बाई डी टी, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि अगेन फॉर्मेशन हो रही थी। ऐसे डी के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि फॉर्मेशन है, 1/d डी डी बाई डी टी, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब समझो बच्चा इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट में भी, सॉल्व इन टेक्स्ट जो है उनके अंदर भी इसके साथ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ ए किस रेट पे हो रही है मैंने आपको वो बता दिया। आपको बताना है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस ए वाली टर्म को इक्वल रख दोगे सी वाली टर्म के, ठीक है, और सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे, ठीक है। इट्स दैट सिंपल, बहुत सिंपल चीज होती है, ठीक है। बच्चे बहुत इसको मुश्किल समझते हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने आपको इस पूरी डी ए बाई डी टी की टर्म की वैल्यू दे दी, ठीक है, साथ में आपको स्टोशियोमेट्री आप रिएक्शन में से देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है, और आपको ये निकालना है डी सी बाई डी टी, तो क्या मुश्किल है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है, ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। इस ए वाले पूरे फैक्टर को इक्वल रख दो इसके सी के, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा बी है, ठीक है, बी जो है वो क्या है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, उसका रेट मैंने आपको दे दिया, मान लो इतना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि डी की फॉर्मेशन का रेट कितना होगा।
अगेन आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक जनरलाइज फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आप यूज करोगे। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनमें ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अब आते हैं बच्चा हमारे पॉइंट पे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड चेक करने दो जरा मेरे को, ब्लूटूथ कनेक्ट है ना साथ में। पूछा सिम सिम नहीं दिख रहा, किस्मत दिख रहा होगा। इसको क्या हो गया? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है बच्चा, चलिए हम आते हैं अब हमारे कनेक्टेड है साथ में। ठीक है, वो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जितनों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर देखा होगा ना उनको पता होगा, लेक्चर के ना आखिरी के 15 मिनट में माइक खराब हो गया था। ठीक है, माइक के आई डोंट नो कि बैटरी चली गई थी क्या होता, लेकिन वो माइक उसके बाद कभी चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सारा लास्ट का 15 मिनट वाला सेगमेंट था वो हमने दोबारा शूट किया था। चलिए, ओके, तो अब बच्चा हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हम बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो बच्चा कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो भाई, एक ना सिनेरियो को समझो। ठीक है, ये एक लाइन में समझने वाली स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए आपको एक पूरा केस समझना पड़ेगा। उस केस को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन शुरू किया। अब रिएक्शन की स्टार्टिंग में तो क्या क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल फेज में जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बट बट जैसे जैसे हम रिएक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता रहता है, जैसे जैसे रिएक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही आपका कंसंट्रेशन कम होता रहेगा रिएक्टेंट का। क्योंकि मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट तो धीरे धीरे टूट के प्रोडक्ट में बन रहा है ना। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया। जैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ, साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, साथ साथ चलते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पढ़ते हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। इनिशियली कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, कंसेंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम था। बट जैसे जैसे एज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे जैसे कंसंट्रेशन गिरती रही रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन भी गिरता रहा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही सेम चीज बच्चा हम किस पे देखेंगे, यही सेम चीज जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे, जो कि बिल्कुल इसका नेक्स्ट ही टॉपिक है। ठीक है, वहां पर भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वहीं से मैंने उठा के पॉइंट जो है यहीं पे लिखा है। ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल थोड़ा मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आती है बच्चा बात हमारी टेम्परेचर। ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है उस पर ये कैसे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, हम जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे हमारा रिएक्शन जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, ये तो हम सब 8th 9th से जानते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, चाहे किसी को मिक्स करने का रिएक्शन है, इवेपोरेशन है, ठीक है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तो तेज होती है। बट इस तेज होने के पीछे भी ना एक सीक्वेंस होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो नियरली डबल हो जाता है जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं। ठीक है, मान लो अगर मेरा एक रिएक्शन है, ठीक है, वो एक्स अमाउंट ऑफ स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, वो एक एक्स अमाउंट ऑफ स्पीड पे चल रहा है। तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो 2x स्पीड पे चलेगा। ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस बना दिया तो वो किस पे चलेगा, 20x पे चलेगा। ठीक है, तो सॉरी 20 कह रहा हूँ, 4x पे चलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल होता रहता है एज वी एड 10 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो डबल 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 होता रहेगा। ठीक है, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तीसरा आता है बच्चा आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो भाई, आपको इतनी चीज तो पता लग गई कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में टकराएंगे, ठीक है, ब्रेक होंगे, ठीक है, उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा जिद्दी रिएक्टेंट है जो कि अपना बॉन्ड जल्दी नहीं ब्रेक कर रहा। ठीक है,
तो उस केस में क्या होगा, या फिर कोई ऐसा हो रहा है कि उसका प्रोडक्ट नहीं जल्दी बन पा रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगा ना, रिएक्शन की स्पीड तो खत्म ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। पर वहीं दूसरा एक केस है जहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी अपने बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी अपने बॉन्ड तोड़ के निकल रहा है, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक आपके सामने ये है नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 मिला के क्या बन गया, NO2 बन गया, ठीक है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 मिला के CO2 बन गया, ठीक है। जो बच्चा NO2 बनने का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बॉन्ड जल्दी तोड़ रही है, ठीक है, बॉन्ड अपने NO का बॉन्ड जल्दी टूट रहा है और ये फॉर्मेशन यहाँ पर O का जल्दी हो रहा है, ठीक है, साथ में ये बॉन्ड जल्दी जोड़ रही है ऑक्सीजन का, जबकि इसके अंदर वो चीज़ क्या है, इसके अंदर वो चीज़ लेट हो रही है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रोसेस स्लो है, लेकिन NO2 बनने का प्रोसेस फास्ट है। क्लियर? चलिए बच्चा, अब आते हैं हमारे चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब बच्चा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है ये क्या चीज है, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, ए प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, मिलके प्रोडक्ट बनाइए। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं वैसे इसे, तो जब रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं हम, तो हम सिर्फ सिर्फ किसके साथ मतलब रखते हैं, रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है कहाँ बन रहा है उसके साथ हमको कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, हम सिर्फ रिएक्टेंट को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये रहेगा इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी। ये ए और बी जो है ये कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकी पावर में जो है हम क्या लगाएंगे, इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, इनकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो हम इनकी पावर में लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा एक रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर एक रेट लॉ इक्वेशन लिखी जाती है। अब बढ़िया चीज सुनो, ये जो बीच में के दिख रहा है ना तुमको ये वाला, ठीक है, ये जो के है, ये के एक्चुअल में क्या है, ये के होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है रेट कांस्टेंट का, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो आपको बताता है कि आपका रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा मान लो आपका रिएक्शन तेज चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, रेट कांस्टेंट की हर टेम्परेचर पे, हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी हर टेम्परेचर पर एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है, यानी कि ए का कंसेंट्रेशन क्या है, बी का कंसेंट्रेशन क्या है, इससे रेट कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेट कांस्टेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। एंड लास्ट, इसकी जो यूनिट्स होती हैं इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये जो आखिरी स्टेटमेंट मैंने बोली है, ठीक है, कि जो इसका यूनिट होता है, यूनिट माने इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है, इसके ऐसे यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड कैसे करती है, ठीक है। तो बच्चा आप अभी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसे देखते हैं उनकी डेरिवेशन ये हम जस्ट करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर हेडिंग दिख भी गई होगी नीचे, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे उसके बाद सीधा हम ऑर्डर पे ही आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझो, एक फॉर्मूला होता है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, जो मोल है उसकी पावर आप होगी वन माइनस ऑर्डर, ठीक है, लीटर जो होगा उसकी पावर होगी ऑर्डर माइनस वन, ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स हमेशा सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है अगर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको ऑर्डर का वैल्यू जीरो पुट करना होता है, ठीक है, ऑर्डर की जगह जीरो पुट कर दो, तो क्या बनेगा, तब फिर रेट कांस्टेंट का ऐसे यूनिट बन गया, के का ऐसे यूनिट बन गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेता हूँ तो फिर के लिए यूनिट बन गया सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर की जगह पे टू भर दो, क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये अभी हमने किसके बारे में बात की, हमने बात की रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट बतानी है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की ऐसा यूनिट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है उसकी मदद से हमने रेट कांस्टेंट का अभी क्या निकाला, ऐसा यूनिट निकाली, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं बच्चा, देखो अगली चीज पे आते हैं, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल सा मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी रिएक्शन के अंदर कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है।
कितने नंबर ऑफ स्पीशीज आपकी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये होता है आपका मॉलिक्यूलैरिटी आसान भाषा में। किताबी डेफिनेशन देखते हैं तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का जो नंबर होगा, ठीक है, कौन से वाले एटम आयंस, वो वाले जो कि कोलाइड करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका जो नंबर होगा उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। कैसे देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने एक ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो भी देखो ए कितने हैं, आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, सिर्फ एक। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी रिएक्शन की, 1। ठीक है, आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, स्टोइशियोमेट्री को प्लस करना होता है। ठीक है, जो आपका स्टोइशियोमेट्रिक होगा उसको प्लस कर देना। ठीक है, देखिए जैसे 2a है, ठीक है, तो a कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं बीच में, 2 हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2। ऐसे ही a प्लस बी, 1a एंड 1b कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। ऐसे ही 2a प्लस बी, ठीक है, तो 2a और 1b मिलके कितने बन गए, 3, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी इसकी, 3। क्लियर होगी इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब बच्चा एक चीज समझना, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में एक डिफरेंस ये होता है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आप उस रिएक्शन को देख के बता दोगे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, जैसा आपने अभी देखा ही है। ठीक है, मैंने आपको अभी 4 एग्जांपल्स दिए हैं, आपने रिएक्शन को देखा, आपने रिएक्शन को देख के ही बता दिया कि यार इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी, है ना। आप ऑर्डर को देख के ऐसा ही हमेशा कर सकते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल माने ऑन पेपर सॉल्व की जा सकती है। बट जब मैं बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, ऑर्डर बेसिकली निकलता ऐसे ही है कि जो आपकी पावर्स होते हैं रेट लॉ में उसको प्लस करके, ठीक है, बट वो हमेशा सही नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का वैल्यू कुछ और होता है, ठीक है, ऑर्डर का एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और होता है, लेकिन ऑर्डर का वैल्यू कुछ और आता है। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान से समझो कि आपका जो ऑर्डर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, और जो आपका मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए ऑर्डर पे आते हैं। ठीक है, आपको रेट लॉ याद है, हमने ऐसे करके एक रेट लॉ लिखा था। ठीक है, ऐसे करके एक रेट लॉ लिखा था। मान लीजिए जो m है और n है, ये a और b की वही स्टोइशियोमेट्री थी। ठीक है, यहाँ पर अगर इस रिएक्शन के हिसाब से लिखें तो वैसे n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, बट मैं आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, रेट लॉ के अंदर, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशंस की जो पावर होती है, ठीक है, ये वाली m और n, जब इनको प्लस कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। अब ऐसा हर बार नहीं होता। ठीक है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, दोनों को प्लस करके हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, जैसे अगर आप अमोनोलिसिस का देखोगे, ठीक है, तो अमोनोलिसिस के केस में कुछ और एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन ऑर्डर कुछ और होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होती हैं, जब हम उनका सम कर देते हैं उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अमोनोलिसिस का एग्जांपल लिया था। अमोनोलिसिस का बच्चा आप अगर रिएक्शन खोल के देखोगे, तो अमोनोलिसिस की रिएक्शन के अंदर जो आप ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, जो आप ऑर्डर एक्सपेक्ट करोगे कि जो ऑर्डर आना चाहिए वो 5 आएगा। ठीक है, बट अमोनोलिसिस का जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो फर्स्ट या सेकंड होता है। ठीक है, तो अब ये देखो कितना बड़ा वो चीज़ है कि यार हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, आ कुछ और किया। इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑर्डर है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो आपके लेवल पर है वो सिर्फ इतना ही है कि आप दोनों को प्लस करो। ठीक है, और जो आपको मिल गया वो आपको ऑर्डर है। ठीक है, बट अपने दिमाग में पहले खुद को प्रिपेयर करके रखना है कि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। और जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओ, तुम वहां पर एकदम से चौंक जाओ कि यार ये क्या होगा, सर ने तो ये पढ़ाया था, ये हो गया। ठीक है, आप अमोनोलिसिस की रिएक्शन निकाल के देखिए, आप खुद अपने हाथों से ऑर्डर निकाल के देखिए उसका। ठीक है, जो N2 और H2 को प्लस करना है आपने, ठीक है, उनकी जो पावर्स स्टोइशियोमेट्री है उनको प्लस करना है, तो आपको वो 5 मिलेगी। ठीक है, 5 मिलेगी वो।
बट वो 5 ऑर्डर नहीं होता, उसका ऑर्डर उसका फर्स्ट या सेकंड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगी बच्चा, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड टर्म हो गई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू हो गई है। उसके बाद फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर के इक्वल होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी बच्चा, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो कि एक सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑलवेज वन। ठीक है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या रहता है, वन रहता है। ठीक है, चलिए, अब बच्चा हमारे हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए, जो पीएसईबी वाले बच्चे हैं, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए, ठीक है, स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ठीक है, मान लो उनकी डेरिवेशन जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो एक्सप्रेशन होता है उनके, सॉरी, ठीक है, जो उनका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन यानी कि जो उनकी डेरिवेशन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 3-3 नंबर में, 4-4 नंबर में आती है, अगर करके चले गए तो फ्री के नंबर है। ठीक है, इसलिए इनको हम छोड़ नहीं सकते। चलिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं बच्चा। आपका रिएक्टेंट था, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। एक मैं पहले चीज बता दूं, ये जो आपको ऐसे आड़े पीछे से दिख रहे हैं ना, ठीक है, जिनको मैंने पहले आर बनाया था फिर ए बनाया था, ये एक्चुअल में ए है। ठीक है, असल में इसके पीछे भी एक फनी चीज है कि मैं पिछले 3 साल से जो है इसको आर नॉट की हेल्प से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बट इस बार मैंने थोड़ा सोचा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेट में और आर में। ठीक है, तो मैंने इसको फिर क्या कर दिया, मैंने इसको ए बना दिया इस बार। ठीक है, क्योंकि वो पिछले 3 साल की आदत है लिखते लिखते आर आर करने की। ठीक है, तो फिर वो बार बार मैं ए की जगह आर ही लिखी जा रहा था। ठीक है, चलो, तो पॉइंट पे आते हैं। आपका रिएक्टेंट है आर, उसको कन्वर्ट किया किसमें, प्रोडक्ट में, पी में। ठीक है, अब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई। जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन मान लीजिए है ए नॉट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि उसका कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। ठीक है, ए नॉट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है मेरे पास। जैसे ही रिएक्शन टाइम टी पे आती है, ठीक है, कोई भी टाइम टी पे रिएक्शन आती है, तो मेरा ए नॉट जो है वो ए में बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइम टी इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पर मेरी रिएक्शन जाके खत्म हो रही है और मैंने बीच का कोई टाइम पकड़ लिया, ये वाला रिएक्शन खत्म यहाँ पे हो रही है, मैंने ये टाइम पकड़ लिया। ठीक है, बीच में रैंडमली कोई सा भी। ठीक है, तो टाइम टी पे मैं सिर्फ इतना फ्रेम देख रहा हूँ, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टाइम टी इक्वल्स टू टी पे, टाइम जीरो से लेकर टाइम टी पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या हुआ, यहाँ पर क्या था, ए नॉट था। ठीक है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर ए हो जाएगा, माने फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब रिएक्टेंट के लिए हम जब इसके लिए, ठीक है, जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, जब मैं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो बच्चा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आपका आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, सिंपली एन स्टोशियोमेट्री, सॉरी स्टोशियोमेट्री कह रहा हूँ, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो एन है यहाँ पे वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, एंड यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर ए है, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट। ठीक है, ओके, ऑर्डर क्या आता है रिएक्शन का, जीरो था। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इस ऑर्डर की वैल्यू को जीरो पुट करो। अब मैथमेटिक्स का एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, बच्चों को पता है, ठीक है, आपको पता होगी ये चीज, कि अगर हम किसी भी चीज की पावर को जीरो रखते हैं तो अल्टीमेटली उस वैल्यू, उसका वैल्यू जो रहता है वो वन होता है ना। तो अगर ए की पावर जीरो है तो ये तो वन हो गया ना। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, रेट इक्वल्स टू रेट लॉ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, रेट के बराबर कब हो सकता है, ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए। ठीक है, जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए यानी कि वन हो। ठीक है, या फिर आपका दूसरा केस क्या बन सकता है इसका, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो। ठीक है, इन दैट केस यही दो केस हैं जिसमें आपका रेट कांस्टेंट रेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, चलिए, अब भाई रेट था, रेट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, रेट को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे
माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, कितना कंसेंट्रेशन में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम इंटरवल में चेंज हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से थोड़ा जो बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी आसान होगी, हो सकता है बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो। ठीक है, बट जैसे आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनका यूज करते हैं, बिल्कुल उतने ही लेवल की हम जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने इंटीग्रेट किया ये माइनस के साइन को और dt को इधर ले गया था मैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, dA का इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे क्या हुआ माइनस बाहर था, k dt का इंटीग्रेशन। अब समझना मेरी बात को ध्यान से बच्चा, जो k है, k तो बेचारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, रेट लॉ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए तो कोई इंटीग्रेशन नहीं थी, इसको हम इंटीग्रेशन वाले से बाहर लेंगे। इंटीग्रेट कौन होगा, dt होगा। ठीक है, dt इंटीग्रेट होगा। अब जब ये चीज इंटीग्रेट हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट उतार देते हैं बाहर। ठीक है, हम क्या करते हैं बाहर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट उतार देते हैं जिसको मैंने c बोल दिया। तो डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के बाहर आ गया था, t को मैंने इंटीग्रेट कर दिया था तो माइनस के टी प्लस सी। ये c क्या है, ये इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट लगा दिया मैंने। ठीक है, इट इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब रिएक्शन को शुरू पे लेके जाओ। ठीक है, हम रिएक्शन को यहाँ से देख रहे थे, अब इसको वापस से इनिशियल पे लेके जाओ, यानी कि टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे जो मेरा कंसेंट्रेशन था ए का। ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट जो मेरा था उसका कंसेंट्रेशन क्या था, ए नॉट था। ठीक है, कंसेंट्रेशन जो ए था वो ए नॉट था। वैल्यू को स्विच कर दो। ठीक है, इक्वेशन वन थी, इक्वेशन वन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो ए बन गया ए नॉट। ठीक है, ए का ए नॉट बन गया, माइनस के ही रहा, टाइम टी की जगह पे मैंने जीरो भर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, रिएक्शन मैं इनिशियल पे ले गया ना, तो इनिशियल पे तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, टाइम टी इक्वल टू जीरो होता है, तो मैंने यहाँ पर जीरो भर दिया प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक चीज आती है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि हमारा ए नॉट सी के बराबर है। अब ये जो ए नॉट इक्वल टू सी लिखा है इसको उठा के आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है। आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। क्लियर, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब अगर आपको यहाँ से k का वैल्यू चाहिए, ठीक है, k का वैल्यू चाहिए, तो साथ में माइनस लगा है, देखो माइनस है तो इन दोनों को स्विच कर दो। ठीक है, और डिवाइड में t ले जाओ। तो इसके लिए रेट लॉ कांस्टेंट का वैल्यू क्या बन गया जीरो ऑर्डर के लिए, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी, माइनस फाइनल वाली कंसेंट्रेशन हमारी कितनी थी टाइम टी पे, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, चलिए इतनी चीज क्लियर होगी। ये थी डेरिवेशन आपकी इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बच्चा हम बात करने वाले हैं हमारे हाफ लाइफ के बारे में। अब देखिए हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, आपका जो रिएक्शन है वो आधी खत्म हुई है। ठीक है, आपकी जो रिएक्शन है वो 50% रिएक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है, दिस इज नोन एज दी हाफ लाइफ। अब मैं आपको हाफ लाइफ भी सिखाऊंगा और हाफ लाइफ के अलावा भी, ठीक है, टी 50% के अलावा मैं आपको टी 75% निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद टी 25% आपको होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, आप खुद निकालिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हाफ लाइफ इसको हम टी 50% लिखते हैं। ठीक है, टी 50% माने आधी रिएक्शन खत्म। खुद सोच के बताना भाई, अगर आधी रिएक्शन खत्म हो चुकी है तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी कंसंट्रेशन भी खत्म होगी, ऑब्वियस सी बात है। फाइनल कंसेंट्रेशन फिर क्या होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन का 50%, आधा, क्योंकि आधी रिएक्शन तो खत्म हो चुकी है ना। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या है देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर अगर ए नॉट कंसेंट्रेशन थी, तो जब आधी रिएक्शन खत्म होगी टाइम टी बाई टू हो गया। ठीक है, तो तब क्या होगा, मेरा इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो जाएगा फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए नॉट बाय टू आ गया। ठीक है, कंसेंट्रेशन फाइनल वाली कितनी हुई मेरी, ए नॉट बाय टू। ठीक है, एग्जैक्टली ए नॉट का आधा, इनिशियल का आधा। तो बस इसको पुट करो इसी फॉर्मूला में। ठीक है, ए इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू माइनस के टी बाई टू। ठीक है, अब देखो ये जो टी बाई टू है इसका वैल्यू मुझे पता करना है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी मत करना कि इधर का टू उठा के ऊपर ले गए। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, टी बाई टू जो है ना वो ढूंढना है। ठीक है, टी 50% को टी बाई टू भी लिख सकते हो आप।
अभी जब 75% हम करेंगे तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। प्लस ए नॉट, तो ये t/2 का जो वैल्यू आ गया, इट बिकम्स योर a0/2k। ये हो गया आपका हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आपके लिए मैं करने वाला हूँ 75%, ठीक है, t 75%। अब समझना कैसे, देखो t 75% का मतलब है कि 75% रिएक्शन खत्म हो गई है और 25% सिर्फ बची है, ठीक है। खुद समझना कि अगर मेरी 75% रिएक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, ठीक है, अगर मेरी 75% रिएक्शन खत्म हो चुकी है तो मेरे पास कितना रिएक्टेंट बचा, रिएक्टेंट का अमाउंट कितना बचा फाइनली, सिर्फ 25%। क्योंकि 75% तो रिएक्शन ही खत्म होगी ना, 75% वो काम खत्म हो गया, सिर्फ 25% रिएक्टेंट बचा है, ठीक है। अब ये 25% रिएक्टेंट बचा है, इसको मैं लिखूंगा मेरा फाइनल कंसेंट्रेशन, ठीक है। रिएक्टेंट का फाइनल कंसेंट्रेशन जो है वो सिर्फ इतना बचा है 25%। तो देखो t 75% को हम कैसे लिख सकते हैं, t 75% को हम लिख सकते हैं 3/4t, यानी कि 4 का तीसरा हिस्सा, या फिर कह लो कि 100 का तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो 3/4 इसको हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, 3/4t। ओके, फाइनल कंसेंट्रेशन कितने लिखेंगे, हम बोल रहे थे 25% बचा है, तो 25% को 1/4 ए नॉट लिख देते हैं, ठीक है। ए नॉट इनिशियल का एक चौथाई बचा है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे a0/4 भर दो, माइनस के इंटू 3t/4 जिसका वैल्यू हमें पुट करना है, सॉरी फाइंड करना है, ठीक है, प्लस a0। तो इससे यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा इस पूरी कथा को सॉल्व करके, दैट इज 3/4t इक्वल्स टू 3a0/4k, ठीक है। इस तरीके से आप 25% का भी निकाल सकते हैं, 20% का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप 20% का निकालेंगे, ठीक है, टी 20% के लिए जीरो ऑर्डर निकालेंगे, आप टी 25% के लिए जीरो ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बहुत वेला आदमी हूँ, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता ही रहता हूँ, ठीक है। आपके जो फीडबैक्स आते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं मुझे जब आप कहते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, ठीक है, बड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल लो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हमने जीरो ऑर्डर का किया था, ठीक है। टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे कंसेंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे कंसेंट्रेशन ए, रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज में चेंज है, यहाँ पर चेंज ये है कि इस बार जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो वन होगा, ठीक है, पावर में हम वन लगाएंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो रेट हो गया इक्वल्स टू के ए, ठीक है। इस रेट को अगर मुझे लिखना हो जैसे मैंने उसमें लिखा था -da/dt, वैसे ही मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू के ए को मैं नीचे ले गया, dt को मैं इधर ऊपर ले गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, ए डिवाइड में चला गया, dt मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -da/a इक्वल्स टू के dt। अगेन बिल्कुल उसी तरीके से, माफ़ करना दोस्तों, जिस बात का डर था वो हो गया। हमारा लेक्चर की जो आखिरी, हमने एक वैसे लेक्चर 1 घंटा 3 मिनट का गया था, लेकिन 44 मिनट्स के बाद की कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, हमारा माइक हमें बीच में धोखा दे गया। तो अभी मैं बिना माइक के शूट कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो अगर आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हम कहाँ पे बात कर रहे थे, इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर करा रहा था, ठीक है। तो हमने इस स्टेप तक देख लिया, ठीक है। -da/a इक्वल्स टू के डी टी, माइनस के साइन को बच्चा हम इधर ले गए, ठीक है, के वाली साइड पे, रेट कांस्टेंट वाली साइड पे ले गए और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। दैट बिकम्स da/a का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैथ्स वाले बच्चे तो ये बात जानते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए मैं एक बता दूं, बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जब भी आपका ऐसा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग dx/x, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग a आ जाता है, ठीक है। सो दिस da/a बिकम्स नेचुरल लॉग a, ठीक है। अब वैसे सही आ रही है आवाज़, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है, सो दिस बिकम्स योर नेचुरल लॉग a, ओके। उसके बाद क्या आता है, दिस इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले जीरो ऑर्डर में भी सॉल्व किया था इसको, ठीक है, कि माइनस तो माइनस रहेगा, बाहर आएगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट है ये के, इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू जो इंटीग्रेशन से बाहर आती है। dt का हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो t आया,
प्लस हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात आती है कि आपका जैसे हम इसको कर रहे थे कि इनिशियल पे लेके चले जाते हैं इस इक्वेशन को। तो इनिशियल पे लेके जाएंगे तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो कंसंट्रेशन था वो a नॉट था, है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। जो आपका नेचुरल लॉग a था वो नेचुरल लॉग a नॉट बन जाएगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू माइनस के इंटू टाइम की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे प्लस c, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारा c है दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a नॉट, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a नॉट। अब ये जो आपको मिला है इसको पुट करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसको उठा के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, नेचुरल लॉग a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग a नॉट। क्लियर। अब इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि के टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a नॉट माइनस नेचुरल लॉग a। अब यहाँ पर अगेन मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ, जब आपका log माइनस लॉग लिखते हैं हम किसी चीज़ को, ठीक है, एक लिखने का तरीका होता है कि जब हम log माइनस लॉग लिखते हैं तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड में लिख देते हैं दोनों नंबर्स को, ठीक है। सो दिस बिकम्स नेचुरल लॉग a नॉट अपॉन a, ठीक है। के टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a नॉट अपॉन a। अब एक और चीज़, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो नेचुरल लॉग होता है उससे लॉग में कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नेचुरल लॉग को लॉग में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, के टी इक्वल्स टू 2.303 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम्स 2.303 लॉग a नॉट अपॉन a, ठीक है। अब अगर आपको ये वैल्यू टाइम के लिए चाहिए, ठीक है, तो टाइम के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम के लिए इस k को यहाँ नीचे ले जाओ, ठीक है। k को क्या करो, यहाँ नीचे ले जाओ, ठीक है। तो आपको टाइम के लिए ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट वुड बिकम 2.303 अपॉन के लॉग a नॉट अपॉन a। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो ठहरी बात किसी टाइम t के लिए। मान लीजिए मैं आपके सामने एक स्पेसिफाई केस करके बता देता हूँ कि आपकी आधी रिएक्शन खत्म हो चुकी है, यानी कि अगेन हम फिर से क्या निकालने वाले हैं, हाफ लाइफ निकालने वाले हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपकी आधी रिएक्शन खत्म हो गई है, सो दिस हाफ लाइफ, ठीक है, दिस बिकम्स योर कि टाइम आधा निकल गया, रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया, तो टी हाफ क्या हो जाएगा आपके 2.303 अपॉन के लॉग a नॉट, तो a नॉट ही रहेगा, लेकिन जो a था दैट बिकम्स a नॉट बाई 2, ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन आधी होगी ना, आधी रिएक्शन खत्म मतलब आधा रिएक्टेंट भी खत्म, तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, इनिशियल का आधा, तो a जो है वो क्या होगा, a नॉट बाई 2, इनिशियल का आधा। क्लियर। चलिए तो ये वैल्यू आपके सामने आएगी log 2 का वैल्यू जो होता है आपको बच्चा वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हर log की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है, बट क्योंकि ये डेरिवेशन है तो इसमें आपको क्या है, log का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू जो होता है दैट इज 0.30, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो निकलेगा दैट वुड बी 0.690 अपॉन के, ठीक है। लड़के लोग इस वैल्यू को नहीं भूल सकते, ठीक है। चलिए क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना किसके लिए होती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर योर हाफ लाइफ, ठीक है। चलिए अब आपको एक इक्वेशन देखनी पड़ेगी, जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसके ऊपर ज़रा गौर फरमाइएगा। अब मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाता हूँ, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है, आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, ईमानदारी से बताना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। ये इक्वेशन है जो ऊपर काले पेन से लिख रखी है। आप जरा इस इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ये सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखिए, आपको एक चीज़ मिलेगी। y पे क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग a, x पे क्या आ रहा है t, m पे क्या आ रहा है माइनस k, इंटरसेप्ट पे क्या आ रहा है नेचुरल लॉग a नॉट, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करके मैं ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन। देखो y पे मेरा क्या था, नेचुरल लॉग a, x पे मेरा क्या था t, है ना। स्लोप मेरी क्या थी, m जो था, ठीक है। देखो m है मेरा स्लोप है माइनस k, ठीक है, तो माइनस k आ गया। क्लियर। और इंटरसेप्ट क्या था मेरा, नेचुरल लॉग a नॉट। तो ये क्या बन गया, मेरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर कह लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चा आ रहे हैं हम हमारी कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी जो होती है बच्चा, कोलिजन फ्रीक्वेंसीज पे हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है, कितनी बार हो रही है, अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली बोलूँ तो, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा बच्चा मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर रहते रहते मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना कोलिजन होता है, कितनी बार मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि आपका नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर्स, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर रहते रहते एक पर यूनिट टाइम के अंतर्गत कितनी बार मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कितनी बार टक्कर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, टकराते हैं एक दूसरे के साथ। इसको बच्चा हम Z से डिनोट करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में? जितना ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उससे समझ लेना कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ये कह लो कि ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि प्रिटेंड करती हैं कि दे आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट दे आर नॉट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का दिखावा करती हैं, ठीक है, सर्टन कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव भी करती हैं, पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। सो दे आर द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस वो फर्स्ट ऑर्डर का दिखावा करती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने का दिखावा करती हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल सुक्रोज का टूटना। सुक्रोज क्या होती है बच्चा? केन शुगर होती है, तो इसका एग्जांपल होता है आपका एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए जो आपका केन शुगर होता है, जो आपका ये सुक्रोज होता है, ठीक है, इसके अंदर जब हम एक्सेस में वाटर डालते हैं और साथ में H पॉजिटिव का कोई सोर्स डाल देते हैं, मान लीजिए हमने H2SO4 डाल दिया, ठीक है, उसमें से प्रोटॉन निकलेगा ना, तो ये हो गया एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन। इससे क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ठीक है। एक सुक्रोज से दो चीज़ें बनती हैं, एक ग्लूकोज और एक मोलिक्यूल फ्रक्टोज का, ठीक है। ये चीज़ आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पे कराऊंगा, ठीक है, जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पे लेके जाऊंगा, ये वहाँ का काम है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आते हैं बात हमारी बच्चा किस पे? कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है, बहुत छोटे होते से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री जब से आई है तब से कैटलिस्ट के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या करते हैं? हम अगर आसान भाषा में बोलें तो रिएक्शन को तेज़ करने का काम करते हैं। बट हाउ? देखिए आपको यहाँ पर सामने ना एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफ जो होता है ना, ये एक जनरल ग्राफ है, ठीक है, ऐसा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है, एक जनरल ग्राफ है। इस ग्राफ को बोला जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप हर रिएक्शन के लिए एक बनाएंगे, ठीक है। अभी हम ग्रेजुएशन में हैं तो हम हर रिएक्शन के लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हर रिएक्शन का एक अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है कि वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। तो देखिए आपको यहाँ पर हायर एनर्जी पे रिएक्टेंट मिलेगा, लोअर एनर्जी पे प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी जो वाई एक्सिस होती है उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि आप जितना जितना ऊपर जाते जाओगे उतना उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे कह लो कि रिएक्शन में प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है। तो देखिए हम रिएक्टेंट का एनर्जी हायर होता है, यहाँ पर होता है रिएक्टेंट और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो थोड़ा फिल्टर की वजह से छिप गया है, मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का एनर्जी हमेशा बच्चा प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होता है। रिएक्टेंट जो है वो क्या करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। ऊपर जाएगी ये पीक और ये नीचे आएगी फिर, ठीक है। ये जो आपको बिल्कुल इसकी पीक दिख रही है ना, ठीक है, जिसको आप किसी भी ग्राफ का एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है, जो पीक बोल सकते हो इस ग्राफ की, ये पीक जनरली होती है बच्चा ट्रांजिशन स्टेट के लिए, ठीक है। ये पीक किसके लिए होती है? ट्रांजिशन स्टेट के लिए होती है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि ट्रांजिशन स्टेट के बीच में और रिएक्टेंट के बीच में एक ये एनर्जी का इतना बड़ा गैप आता है, ठीक है। ये एनर्जी का एक इतना बड़ा गैप आता है, ये जो बच्चा गैप आता है इस गैप को बोला जाता है क्या? इस गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी,
ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हुई तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आपके लिए क्या आसान है, एक इतनी बड़ी पहाड़ी को चढ़ के उतर जाना है, एक इतनी सी पहाड़ी को चढ़ के उतर जाना है, आपके लिए क्या ज़्यादा आसान होगा? छोटी वाली पहाड़ी को चढ़ना ज़्यादा आसान होगा ना। ऐसे ही अगर रिएक्टेंट के सामने दो रास्ते हों तो रिएक्टेंट तो हमेशा ये वाले को चुनेगा ना, छोटे वाले को, ठीक है। तो जो पहली आपको ये बड़ी वाली पीक दिख रही है, ये कब बनी? ये तब बनी जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला था, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी जो EA है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होता है, ठीक है। जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है हम बोलेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो दूसरी वाली छोटी वाली पीक है इसके अंदर ये है EA2 सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी कब है? जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट का काम क्या हुआ? कैटलिस्ट का काम हुआ रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके, ठीक है। तो कैटलिस्ट के काम के ऊपर थोड़ा फोकस करके देखते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। दूसरी बात, कैटलिस्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पोजीशन के साथ पंगा नहीं लेता, ठीक है। उनकी एनर्जी को चेंज नहीं करता, जहाँ रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट वहीं रहेगा, जहाँ प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी वहीं रहेगा, ठीक है। उनकी एनर्जी नहीं चेंज होगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जल्दी पहुंचा जा सके। क्लियर? तीसरी बात, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन खत्म होने के बाद एज इट इज रिटेन कर लिया जाता है। मान लीजिए रिएक्शन चल रही है, मैंने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन खत्म होने के बाद मैं कैटलिस्ट को आसानी से एज इट इज रिटेन कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये तीन चीज़ें होगी कैटलिस्ट की एक्टिविटी के बारे में। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब भाई हमारी लास्ट टॉपिक आता है आज का, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि हम बहुत बार पहले इसी लेक्चर में हम 2 बार पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के राइज पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो एक अर्हीनियस नाम का साइंटिस्ट था, अर्हीनियस ने क्या किया था, एक इक्वेशन दी थी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन बताते हुए। ये इक्वेशन क्या आती है? ये इक्वेशन थी K इक्वल्स टू AE⁻−EA/RT, ठीक है। इसमें K का मतलब क्या होता है? K होता है इसमें आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। A जो होता है, A इज बच्चा अर्हीनियस फैक्टर, जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। E जो होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड -EA, ये जो EA है आपको दिख रहा है ऊपर पावर में इसके, ये EA क्या है? ये EA जो है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T का मतलब होता है टेम्परेचर। क्लियर? ये होगी आपका बच्चा अर्हीनियस इक्वेशन। अब इसको अगर मैं नेचुरल लॉ के टर्म में लिखूं तो वो मैं लिखूंगा नेचुरल लॉग K इक्वल्स टू नेचुरल लॉग A माइनस EA/RT। जब मैं नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो कांस्टेंट हट जाएगा और पावर ही असली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? -EA/RT। ओके, चलिए नेचुरल लॉग का कन्वर्जन अब हम करने वाले हैं लॉग में, ठीक है, लॉग टू बेस्ड है। तो मैंने बताया था नेचुरल लॉग से लॉग में जाने के लिए 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, यानी कि नेचुरल लॉग इक्वल्स टू 2.303 लॉग। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA/2.303 RT, ठीक है। देखो 2.303 वाली टर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है। आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपके सामने सॉल्व करके वैल्यू रख दी थी, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो एक पैटर्न में आएगा कि जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, वो चेंज कर देंगे, आपको 2 टेम्परेचर का वैल्यू देंगे। मान लीजिए अगर आपके टेम्परेचर T1 है तो उसके ऊपर आपके रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद करो, जो आपका इसका वैल्यू होता है रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहते हुए पर्टिकुलर वैल्यू दिखाता है, ठीक है। जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो टाइम T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? K1। टाइम T2 के ऊपर क्या होगा? K2, ठीक है। तो अगर आपके सामने 2
दो टेम्परेचर के वैल्यू गिवन हो तो उस केस में इक्वेशन बन जाएगी log K2 by K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर है? ठीक है, टेम्परेचर T1 के लिए वैल्यू रेट कांस्टेंट की K1 होगी और T2 के लिए K2 हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ का यूज़ करके आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी होती है जनरली क्वेश्चंस में। अब आते हैं बच्चा इसके ग्राफ पे। ग्राफ इसका बड़ी मस्त चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको देखना तो आ ही गया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो चीज़ थी वो आपको देखने तो आ ही गई है। आपको ये ग्राफ देखने के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, जिन दो इक्वेशंस पे मैंने टिक किया है, ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशंस का यूज़ करके मैंने ये ग्राफ बनाया है। पहले हम देखते हैं नेचुरल लॉग के लिए। देखो y इक्वल्स टू mx, ठीक है, ये जो t है इसको इंटू 1/t करके अलग लिख दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, y क्या हो गया नेचुरल लॉग के। ठीक है, x पे क्या आ जाएगा 1/t। ठीक है, देखिए यहाँ पे x पे क्या आ जाएगा 1/t और उसके बाद आपका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा m, दैट इज माइनस ई ए अपॉन आर। माइनस ई ए अपॉन आर आपका स्लोप आ गया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको लॉग की टर्म में, ये तो था नेचुरल लॉग में ना, अगर आपको लॉग की टर्म में लिखना है तो कुछ नहीं होना, लॉग की टर्म में आपका जो ये सारा का सारा स्लोप था, ठीक है, ये माइनस ई ए अपॉन आर की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, क्योंकि हम नेचुरल लॉग से लॉग में गए थे। ठीक है, आप इन इक्वेशंस को ओपन करके खुद से भी ये चीज़ एक बार लिख के देख सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को। ठीक है, इनको खुद अपने हाथों से y इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर करना, फिर आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो यहाँ पर काम कैसे किया है, एक ग्राफ बना कैसे। ठीक है, चलिए बच्चा, यहाँ पे हमारा लेक्चर फाइनली ख़त्म होता है। ठीक है, हमको शूट करते करते तकरीबन 2 घंटे हो गए थे एंड बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बीच में हमारा जो माइक वगैरह वो काम करना बंद कर गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी डी एंड एफ ब्लॉक के साथ। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।